नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल, कृषि और इनोवेशन क्षेत्र में दोनों देशों की ओर से की गई पहलों की समीक्षा की। उन्होंने ट्वीट किया कि इस दौरान कोविड-19 महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री और वहां के लोगों को यहूदी नववर्ष और सुकोट त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ ही सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन को लेकर डिजिटल कॉन्फ्रेंस करने पर भी सहमत हुए हैं। प्रधानी का चुनाव नज़दीक है। गांव में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग आपस में झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला। दरअसल मामला है थाना क्षेत्र शिकवाबाद के गांव मोहम्मदपुर माड़ई का। इस समय मोहम्मदपुर में मुस्लिम कब्रिस्तान की 4 दीवारी का काम हो रहा है और उसके पड़ोस में ही 7 फुट का रास्ता निकलता है। मुस्लिम समुदाय ने 7 फुट का रास्ता छोड़कर दीवार लगाना शुरू कर दिया तो हिंदू समुदाय के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और कहा कि कम से कम 5 फुट पीछे हटाकर दीवार लगाई जाए, जो संभव नहीं है। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, विवाद की स्थिति पैदा हो गई। हिंदू समुदाय ने रास्ते को लेकर उपजिलाधिकारी शिकवाबाद से शिकायत कर दी। मौके पर लेखपाल को भेजा गया, ज़मीन की पैमाश हुई। दोनों समुदाय संतुष्ट हो गए, काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन विवाद की स्थिति आज भी बनी हुई है, क्योंकि नापतोल के आधार पर रास्ता तो 7 फुट की बजाय 10 फुट चौड़ा हो गया, लेकिन बीच रास्ते में एक मजार आ रही है। अब उसे हटाए तो कौन हटाए? ये मामला कुछ नहीं है और मामला बहुत है। ये जो दीवार लग रही है इससे कोई इनका झंझट नहीं है। और लेखपाल साहब ने और दरोगा जी साहब ने, जितने यहाँ पर अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या झंझट है, ये ग्राम सभा की जगह क्या है, तो ये डिसाइड पूरा ये यहाँ के लोग करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। मैंने 3 फुट जगह छोड़ दी है, यहाँ पर 3 फुट जगह छोड़ दी है इस वजह से कि इनका ये जो है गली चौड़ी हो जाए। ये यहाँ पर 7 फुट की जगह है, लिखित में हमने 10 फुट की छोड़ी है, तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई? अरे हमें क्यों यहाँ पर परेशान करते हैं ये लोग। अच्छा, और लोग जो इस पे आपत्ति उठा रहे हैं उनका कहना क्या है? उनका ये कहना है कि हमारी रास्ता खुलवा दो। अब मैं यहाँ का कोई प्रधान हूँ, प्रधान जी खुलवाएंगे और उनसे अपने डिस्कस करो। हमें इससे क्या मतलब है? रुकी किससे है? जी रुकी किससे है? रुकी इससे, ये जो ये कब्रिस्तान बना है पक्का, ये इससे रुकी है। कुछ आगे और कब्रें बनी है, इससे रुकी है। तो कुल मिला के दोनों समुदायों को बैठ के क्या समझौता हुआ है? अभी कल ये समझौता हुआ था कि यहाँ पर 7 डेसिमल जगह ग्राम सभा की है, तो प्रधान जी ने ये कहा है कि वो जगह जो है तुम छोड़ो और हम जो है इन लोगों के नाम में कर देंगे और ये कब्रें उठा करके हम विदा कर देंगे, उधर कर देंगे। ये कल समझौता हुआ है। अच्छा, यहाँ अधिकारी कोई आया है? हाँ, कल अधिकारी आए थे, लेखपाल साहब आए थे, लेखपाल साहब के साथ एक कानूनी साहब आए थे और 2-3 गाड़ी 100 नंबर आई और चौकी से भी यहाँ से आए थे, अधिकारी लोग आए थे, प्रशासन जो है वो आया था। मजार हटाने को लेकर विवाद अब भी गहराया हुआ है। मामला किसी समय तूल पकड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि समस्या का समाधान कौन और कैसे निकालता है। हमारे आउट लंबा से का मतलब आप क्या चाहते हैं? मंदन आप लाए बंधन से बुनियाद रेगुलेटर है तभी बनाए। जो आम सड़क के सारे खड़ो वो मकान बेच रहे हैं, तो वो है तो शरीफ की है। हाँ, तो हमारे पेड़ तंत्र पे खड़ा तो छूट जाएगी अपने आप जगह, बिल्कुल जाएगी। कहीं आपने किसी से संपर्क किया? कोई यहाँ मौके पर कोई अधिकारी आया है क्या? लेखपाल आए थे, लेखपाल आए। लेखपाल की तो ये दे देगा ताकि बजाते लेखपाल।
भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। आने वाले त्योहारी सीजन में इसमें और रफ्तार आ सकती है। वित्त मंत्रालय ने सितंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में ये बात कही है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने का सकारात्मक असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते के आंकड़े देखकर लगता है कि कोरोना के मामलों में अब गिरावट आ रही है। त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार कोविड-19 के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के उपाय अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक और मध्य अवधि की विकास दर में गिरावट की आशंका है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मामलों के बढ़ने और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के साथ कई क्षेत्रों में मांग में तेजी आई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया गया है। पुराने कृषि कानूनों के चलते किसान स्थानीय मंडी और बिचौलियों के बीच फंसकर रह गया था। सितंबर के महीने में पीएमआई डेटा, जीएसटी, टोल संग्रह, खपत और ऑटो बिक्री जैसे कई संकेतकों में तेजी दिखाई दी है। विनिर्माण क्षेत्र में मांग को देखते हुए रिकवरी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। हापुड़ के सिंबाली में किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 85वीं जयंती पर कांग्रेस सेवा दल के स्वयं सेवकों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किसानों के लिए उनके बलिदान को याद किया गया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव सरदार राजेंद्र सिंह औलख ने कहा कि किसान आंदोलन की जैसी आवाज़ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने देश में बुलंद की, वैसा असर अब दिखाई नहीं देता। चुनाव के प्रचार में सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी रहती है, मगर किसानों के मुद्दे गायब हो जाते हैं। ऐसे में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की याद आना स्वाभाविक है। आज देश के किसानों को महात्मा टिकैत की ज़रूरत है। टिकैत साहब ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और आज की राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में आती हैं किसानों के मुद्दे गायब कर देती हैं। किसान आज उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, किसान की कोई सुनता नहीं है। वो भी एक ज़माना था जब 35 वर्ष की पहले भी कांग्रेस हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो किसानों के मसीहा की बात सुनी जाती थी। आज गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, किसान का उत्पीड़न हो, किसान का पेमेंट हो, किसान की कोई बात हो, बिजली का मामला हो। जैसे करमुखेड़ी से इन्होंने उस समय 86 में एक आंदोलन शुरुआत की थी और वीर बहादुर सिंह भी पहुंच गए थे। आज मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते, आज कोई सुनने वाला किसान की नहीं। आज टिकैत साहब की ज़रूरत है। टिकैत साहब का कोई इनके जैसा नेतृत्व करने वाला अभी तक कोई नहीं आया। आज हम इन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो देश को आज ज़रूरत है, देश आज इनको याद करता है महात्मा टिकैत को। और ऐसे महात्मा जो किसानों की बात करते थे, किसानों के लिए सब न्यौछावर कर देते थे। नकल करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज महात्मा जी को याद करने का दिन है और हम उनको बारंबार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव चौधरी सतवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने किसान शक्ति को न केवल एकजुट किया, बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता के सिंहासन भी हिला दिए थे। भारतीय किसान यूनियन की नींव रखकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने देश में किसान आंदोलनों को नई ताकत दी थी। किसान नेता एसपी सिंह करदम हाजी कौसर ने कहा कि उनकी बात और उनके कद जैसा दूसरा किसान नेता अभी तक देश के सामने नहीं आया। 1987 में शामली का करमोखेड़ी बिजली घर, जहां से किसान राजनीति के महानायक का उदय हुआ। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें किसान जयपाल सिंह और अकबर शहीद हो गए थे। चौधरी टिकैत की आवाज़ इतनी दमदार थी कि तत्कालीन यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को करमुखेड़ी की घटना पर अफसोस दर्ज कराने के लिए 11 अगस्त को सिसौली आना पड़ा था। देखिए, हमारा जो है संघर्ष करने का काम है हर सरकार से, चाहे कोई भी सरकार रही हो। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हमेशा जो विजय प्राप्त किया, संघर्ष किया।
हमें चाहे जो कितनी बार जेल में जाना पड़ा, लाठीचार्ज भी करनी हुई हम पर, लेकिन हम किसान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। और इस संघर्ष में जो है हमारे जो है किसान यूनियन के हिंदुस्तान के लगभग 350 आदमी जो है कुर्बान हुए, बलिदान दिया। ऐसा ही नहीं है जिंदाबाद मुर्दाबाद से किसान यूनियन नहीं बनी, इन बलिदानों के बाद जो किसान यूनियन बनी, और चौधरी साहब ने भी अपना बलिदान किसान यूनियन में ही दे दिया। सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना चाहती है, जिसके लिए कई अहम प्रयास किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक ने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है और भारत आईटी के क्षेत्र में प्रभावी योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पूरी तरह से तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य सभी गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस बने, ये भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ई कोर्सेज को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सम्मेलन की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने चर्चा भी की। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 9 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे सामाजिक सशक्तिकरण में भागीदारी बढ़ाने और डेटा के सार्थक उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। This is a great effort to encourage discussion on artificial intelligence. You all have rightly highlighted aspects relating to technology and human empowerment. Technology has transformed our workplaces. It has improved connectivity. Time and again, technology has helped us solve key challenges. I am sure this merger between social responsibility and AI will enrich AI with human touch. Friends, artificial intelligence is a tribute to human intellectual power. The power to think enabled humans to make tools and technologies. Today, these tools and technologies have also acquired the power to learn and think. In this, one key emerging technology is AI. The teamwork of AI with humans can do wonders for our planet. Friends, at every step of history, India had led the world in knowledge and learning. In today's age of IT and as well, India is making outstanding contributions. Some of the brightest tech leaders belong to India. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भी अपने विचार रखे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में ई स्वास्थ्य सेवाओं और ई मार्केट को तैयार किया है। डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका को भी समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता की मदद से कई लोग शिक्षित हुए हैं। देश के आईटी कंपनियों ने विश्व में अपनी जगह मजबूत की है। India's digitization efforts, driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi through Aadhaar, UPI, GST, and now the National Digital Health Mission and other such public digital infrastructure have created a unique opportunity for artificial intelligence to be leveraged to increase transparency and improve governance outcomes while safeguarding personal data and privacy. We very deliberately and consciously chose the theme of this interaction
responsible AI for social empowerment, raised for short. It is very assuring to note that it has generated such extraordinary interest globally, and as Amitabh rightly said, 60,000 participants from 139 countries are participating. Our Prime Minister is passionate about transforming the life of ordinary Indians to the power of technology. And when he gave us the theme of Digital India, 6 years down the line, we see how it has improved governance, be it digital delivery of services, direct benefit transfer, e-hospital, digital market for farm produce, or digital literacy or digital payment. Just to give one example to our friends from across the globe who are listening to this digital interaction, in the direct benefit transfer, we have transferred close to $172 billion into more than 370 million bank account of the poor for various welfare measures. जापान में क्वाड देशों की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इसमें शामिल होंगे। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से जापान की ओर से आयोजित ये पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। बैठक से पहले जापानी अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री कोविड-19 महामारी के प्रभाव और व्यापक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत पहल पर चर्चा करेंगे। जीएसटी राजस्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर बड़े फैसले किए गए। वहीं कारोबारियों को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले सप्ताह उन राज्यों को 24,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे जिन्हें आईजीएसटी के हिस्से में वास्तविक बकाया के मुकाबले कम प्राप्त हुए हैं। इस साल अब तक एकत्र किए गए क्षतिपूर्ति उपकर 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को बांट दिए जाएंगे। This year till now whatever has been collected under the compensation cess, which totals approximately to about 20,000 crores, will get disbursed tonight to all the states. This year's compensation cess collected amounting to 20,000 crores will be distributed late night today. So there wouldn't be anything kept behind. The entire amount will be disbursed. The second is, you are aware that a long pending issue of IGST has been festering us for a very long time. It's been lingering, waiting to get resolved. It was actually something like 65,000, which as a quick resolution at that time was divided into 2 halves. And about 80,000 was given away to the states because at that time there was no formula based on which the IGST could be divided. Post that, I think a formulation was arrived so that instantly IGST gets devolved and continues to get devolved. 1 जनवरी के बाद से जिन करदाताओं का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। आईजीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों को अधिक आईजीएसटी का वितरण हुआ है, उसे वापस लिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पर विचार विमर्श करने के लिए जीएसटी परिषद 12 अक्टूबर को बैठक करेगी।
they will not be required to file monthly returns. Monthly returns, that is the GSTR 3B as well as the GSTR 1, they will not be required to file monthly returns. They will file only the quarterly returns. But because the states also need money, the taxes every month, so what we have come out with a proposal is that even though the returns will be filed quarterly, actually the payment through a challan, and challan will be very, very simple, and that payment can be made through the challan every month. In order that this payment of challan does not require a very, very detailed calculation and examination of books of accounts and taking any professional help, what we have said is that as long as the taxpayer pays 35% of the tax paid in the previous quarter for the 2 months, then that should be fine, and only in the third month he should pay the actual tax which accrues in that quarter. So this is going to give a very, very major relief, particularly to the smaller taxpayers. You know, a taxpayer at the moment is supposed to file 12 monthly returns of the GSTR 3B, 12 monthly returns of GSTR 1, so total 24 returns. यूपी के बलरामपुर में 22 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हुई मौत को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सियासी दलों ने संवेदना व्यक्त करने के लिए मृतका के घर पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। घटना के 7 दिन बाद मृतका के दरवाजे पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल के नेता सहित 9 सदस्यीय टीम ने परिजनों से मुलाकात की। बाद सियासी पारा इस कदर चढ़ा कि प्रदेश के नेता मृतक छात्रा के घर दस्तक दे रहे हैं। हो गए और आज आपका आगमन हो रहा है। नहीं, हमारे पार्टी के जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर SP यादव साहब और जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के मौर्या जी और मसूद भाई जगराम पासवान जी, सब लोग तो पहले 2-3 दिन आ चुके। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी समेत कई पदाधिकारी मृतक छात्रा के घर पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मीडिया ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी से पूछा कि आपकी पार्टी द्वारा पीड़ित परिवार को क्या मदद दी जा रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक सहायता देने का काम प्रदेश सरकार का है, हम तो सिर्फ लड़ाई लड़ने आए हैं। आर्थिक लाभ देने नहीं आए हैं हम, आर्थिक लाभ देने का काम सरकार का है। आर्थिक लाभ सरकार देगी, व्यक्ति किसी को कुछ देता नहीं है। पार्टी सिर्फ संघर्ष करती है, उसके लिए जनहित के कार्य करती है। जैसे आप हमारी बात को न्यूज को पहुंचाएंगे, जनता तक की पहुंचाएंगे। जब सभी नेता मृतका के घर घूम आए तो भला कांग्रेस वाले पीछे कहाँ रहते? वह भी प्रियंका गांधी के निर्देश पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा सहित 9 सदस्यीय टीम मृतका के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात करके घटना की जानकारी ली और न्याय का भरोसा दिया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित और प्रताड़ित कोई है तो उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। बलरामपुर की बेटी के साथ जो दुखद घटना हुई उसको मैं इसलिए और भी दुखद मानती हूँ कि जब हाथरस की बेटी की चिता जल रही थी और अग्नि शांत भी नहीं हुई थी 24 घंटे के अंदर, उसी तरह की एक घटना बलरामपुर में होती है। परिवार से मैं मिली, बहुत ही दुखी मन से मैंने पहले इस परिवार को संवेदना व्यक्त करी है अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस कमेटी का आया है ये आश्वस्त करने इस परिवार को
कि जिस तरह से उन्नाव की बेटी का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया, हाथरस की बेटी के लिए हमने संघर्ष किया है, बलरामपुर की बेटी को भी उसका अधिकार, उसके साथ न्याय कराने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। परिवार ने कुछ बातें हमारे समक्ष रखी हैं। उनका कहना है कि 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामले में, पर कुछ और ऐसे अभियुक्त हो सकते हैं जो इसमें शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि उस बेटी के शरीर पे कई निशान थे। तो परिवार को शक है कि इसमें 2 से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए परिवार चाहता है कि उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनको आइडेंटिफाई करे पुलिस और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा परिवार चाहता है कि पूरे मामले की इंक्वायरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि बेटी को जल्दी से जल्द न्याय मिल सके। 1 करोड़ रुपए की मांग परिवार ने रखी है, और उसके साथ साथ परिवार, क्योंकि एक बहुत ही गरीब तबके का परिवार है, एक सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। ये 4 मांगे आज इस परिवार के सदस्यों ने मेरे समक्ष रखी है। मैं उनकी माता पिता, उनके नाना और परिवार के सदस्यों से मिली हूँ। मैं इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मांग को रखूंगी, और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ इस परिवार को कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ खड़े होकर के इसके न्याय की लड़ाई को लड़ेगी। प्रदेश सरकार ने धान का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन मंडी में किसानों के न आने से सन्नाटा पसरा रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए कॉमन धान का मूल्य 1868 रुपये और ग्रेड 1 धान की कीमत 1888 रुपये प्रति कुंतल है, जबकि प्राइवेट दुकानदार 1600-1700 रुपये में धान की खरीद कर रहे हैं और एक कुंतल पर 2 किलो कद्दा भी काट रहे हैं, जबकि सरकारी कांटे पर किसान का कोई कद्दा नहीं काटा जाता। ये किसान को खुला लाभ होता है। वहीं सुगंधा और मोटा धान का कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि फिरोजाबाद में कोई धान मिल न होने के कारण इन मंडियों में धान की आवक कम रहती है। इस बार सिकोबाद मंडी में जो सरकारी कांटा लगा है उसका करीब 100 कुंतल धान खरीदने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक 10 किलो धान भी नहीं आया। अधिकारी दिन भर किसानों के आने की आस में बैठे रहते हैं और पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। अब देखना ये होगा कि लक्ष्य को ये कैसे पूरा करते हैं। कॉमन धान 1868 रुपया है और ग्रेड A1 का जो धान है वो 1881 है। केवल एक ही का धान का ही कांटा लगा है जी। इसमें कद्दा का क्या कैसे क्या रहता है? कोई कद्दा नहीं करता, मतलब साफ धान हो। कितना धान खरीदने का लक्ष्य है? लगभग यूपी में महिला अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब अलीगढ़ में दरिंदगी की शिकार 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। मासूम की इलाज के दौरान जान चली गई है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद की 4 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के 20 दिन बाद हुई मौत के मामले में ग्रामीणों परिजनों ने बीती रात्रि से सादाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। आनन फानन में हाथरस पुलिस, अलीगढ़ के एसपी देहात मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग पर इगलास कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। इगलास थाना चैत्र में है। 20 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची है, उसका सह मौसी के लड़के ने उनके साथ गलत काम किया है। उसका आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसका जो सह मौसी के लड़के के जेल भेज दिया और उसको मौसी के ऊपर भी नामजद एफआईआर है। मौसी के पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम गठित किया है और उस लड़की के पिछले 10 दिन से इलाज हुआ है। वो 4 साल की मौसम बच्ची है, उसका हालत बहुत गंभीर था और बहुत क्रिटिकल था। उसका इलाज के दौरान उसका कल सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ और पोस्टमार्टम कार्रवाई हुआ। पोस्टमार्टम कार्रवाई करके अभी पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर रही है और उसको मौसी की गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया मैंने। और एसएचओ ने इगलास ने पिछले 10 दिन से उसका मौसी का अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके लापरवाही बरतने से उसका निलंबन किया है। आपको बता दें कि 4 वर्षीय बच्ची कोतवाली इगलास क्षेत्र में अपनी मौसी के घर रह रही थी।
जो शारीरिक और यौन शोषण का शिकार हुई। एक तरफ जहां 12 साल के मौसेरे भाई पर बच्ची के संग कुकर्म करने का आरोप है, वहीं मौसी पर खाना न देने और मारपीट करने, कमरे में बंद रखकर बच्ची का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन के जरिए मिली शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भेजा था, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना सादाबाद क्षेत्र के निवासी व्यक्ति के अनुसार जनवरी में उसकी पत्नी का निधन हो गया था। 3 माह पहले इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी उनकी साली ये कहकर बच्चों को अपने साथ ले गई कि उसके बेटे की शादी है। 15 दिन बाद साली उनके दोनों बेटों को छोड़ गई, लेकिन दोनों बेटियों को अपने पास ही रख लिया था। पिता के अनुसार बृहस्पतिवार को उनकी 4 साल की छोटी बेटी अपनी मौसी के घर शौचालय में पड़ी थी। बाहर खेल रहे बच्चों ने उसे देखा तो शोर मचा दिया। इस मामले में पुलिस ने 21 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मौसी और 12 वर्षीय किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 सितंबर को 12 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह मथुरा भेज दिया था, जबकि उसकी मौसी उसकी बड़ी बहन को लेकर फरार हो गई थी। इगलास घटना में संज्ञान में आया है कि लड़की के सगे मौसेरे भाई द्वारा रेप किया गया था और जिसमें संबंधित थाने में जो धाराएं हैं जो मतलब अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पीड़ित परिवार के लिए पास्को एक्ट के अंतर्गत जो धनराशि 10 लाख की है वो उसे शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है और घटना में लापरवाही बरतने में SHO इगलास को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के नाजुक अंग में कीड़े पड़ गए थे। हालत खराब होने के बाद उसे दिल्ली के सफदरगंज में भर्ती करा दिया। मौके पर जाम लगा मामला हाथरस CO ब्रह्म सिंह ने बताया दी गई है। देखिए, जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र सादाबाद के बीस दिन पूर्व के ही बेटे ने यानी उसके मौसी गिरफ्तार करके किशोर न्यायालय में उसको इस संबंध में के अंतिम संस्कार वो बच्ची मूलतः सादाबाद कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी, तो उसके परिजन उसको वहां ले आए और बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इस संबंध में आगे की सारी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जो जानकारी परिजनों द्वारा दी गई है कि जब बच्ची की हालत वहां अलीगढ़ में इलाज के दौरान बिगड़ी तो वहां पर परिजन उसे फिर सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल ले गए थे। जी हाँ, हमारे सीनियर अधिकारी SDM और CO सब वहां पे मौजूद थे, तो परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जनपद अलीगढ़ में जो थाना इगलास है उसके SHO के प्रति इनकी कुछ शिकायतें थीं, उसके संबंध में तत्काल SSP अलीगढ़ को अवगत करा दिया गया था और उनके द्वारा जो SHO थे उस वक्त इगलास के, उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई भी की गई है। उससे संतुष्ट होकर परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है। नहीं, अब उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहाँ कायम है और सभी लोग अंतिम संस्कार करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जी बिल्कुल, जब इस तरह के दुष्कर्म के मामले आते हैं तो कई तरह के इस तरह के प्रस्ताव हैं जो आर्थिक सहायता परिवार को जो है दी जाती है, तो जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी आवश्यक सहायता उनको है वो प्रदान की जाएगी। अभी वर्तमान में इसकी प्रक्रिया प्रचलित है
और इस संबंध में मुझे और जानकारी करनी पड़ेगी कि जनपद अलीगढ़ या जनपद हाथरस कहाँ से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जो मुझे मेरी मौखिक बात हुई है एसएसपी अलीगढ़ से, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच उस एसएचओ के विरुद्ध बैठाई गई है एसएसपी अलीगढ़ द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के खिलाफ एक महाअभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने इसे प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का नाम दिया है। दिल्ली की सभी एजेंसियों को साथ लेकर राजधानी में प्रदूषण रोकने पर लगाम लगाई जाएगी। एक वार रूम बनाकर प्रदूषण का स्तर सुधारने पर नज़र रखी जाएगी। एक ऐप बनाया जाएगा जिसके माध्यम से लोग ऐसे लोगों की शिकायत कर सकेंगे जो प्रदूषण फैला रहे हैं। उद्योगों में हानिकारक ईंधनों की जगह पीएनजी गैस का उपयोग किया जाएगा। पेड़ को काटने की बजाय उनके स्थान परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पेड़ों के कटान पर एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली के किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें रसायनों के जरिए खाद में बदला जाएगा। सड़कों की सफाई में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाकर एंटी स्मॉगिंग गन का इस्तेमाल करके सड़कों के गड्ढे भरकर और निर्माण वाली जगहों पर विशेष तरीके का इस्तेमाल करके धूल का प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार। अक्टूबर का महीना चालू हो गया और हम लोग जानते हैं कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन 2-3 महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है उस पराली का धुआं पूरे केवल दिल्ली में नहीं कह रहा, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि किसान अगर पराली जलाने के लिए मजबूर होता है तो सबसे ज़्यादा धुआं तो उसको बेचारे उस किसान को और उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल्ली तक आते आते तो धुआं थोड़ा कम हो जाता होगा, वो गांव के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके ऊपर आसपास के राज्य जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अपना पोल्यूशन है इसको कम करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में आप सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ दिल्ली के लोगों ने अपना प्रदूषण बढ़ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर हर शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, 100 चीज़ों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली ने एक शानदार काम ये करके दिखाया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ी, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ने की बजाय 2014 से 2019 के बीच में प्रदूषण एक्चुअली कम हुआ है। PM 2.5 2014 में एवरेज था 154 और PM 2.5 2018-19 में था 115, 25% कम हो गया। ये आप लोगों ने करके दिखाया, दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया। पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। इस साल ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, इस कोरोना के दौर के अंदर ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो पिछले 5 साल में हमने कई सारे कदम उठाए। हमने बिजली 24 घंटे की, 24 घंटे बिजली करने की वजह से जितने छोटे जनरेटर से चला करते थे वो सारे बंद हो गए, उससे प्रदूषण कम हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना, केंद्र सरकार ने बनाया, उसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रक जो रात को दिल्ली में एंटर किया करते थे वो एंटर करने बंद हो गए। जो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज गंदा फ्यूल इस्तेमाल करती थी, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करती थी जिससे धुआं बहुत निकलता था, प्रदूषण बहुत फैलता था, उसको हम लोगों ने बंद किया। और पीएनजी होता है वो फ्यूल जो कि साफ सुथरा फ्यूल होता है। हमने सारी इंडस्ट्रीज को ज़बरदस्ती करके उसके ऊपर शिफ्ट करवाया। मोस्टली इंडस्ट्रीज को, थोड़ी बहुत रह गई हैं, उस पर भी अभी काम चल रहा है। वो एक बहुत, उससे काफ़ी प्रदूषण कम करने में मदद मिली। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे वहाँ पे चलान करके, एनफोर्समेंट करके उनके यहाँ डस्ट का पोल्यूशन कम करवाया।
प्लांटेशन किया बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे दिल्ली के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे ग्रेडेड एक्शन प्लान के, उसको लागू किया।